नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का सिखवाल ऑनलाइन हब में। अपन पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास और राजस्थान के इतिहास में अपन पढ़ रहे थे मेवाड़, और मेवाड़ में अपन आ गए थे उदय सिंह में ना। आज उदय सिंह से अपन क्लास का आगाज करते हैं, उदय सिंह से आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अपन ने लास्ट पढ़ा था उदय सिंह के बारे में, और उदय सिंह के बारे में कुछ बातें तो मैंने बताई थी कि उदय सिंह को किस प्रकार बचाया गया था, इनको बचा करके कहाँ ले जाया गया था और कब शासक बने थे। तो 1537 से 1572 तक इनका शासनकाल रहा था। उदय सिंह ने काम क्या क्या किए थे, पहले थोड़ी बातें अपन समझ लेते हैं। सारी बातों को आप प्यार से समझिएगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल। विजय वर्मा, अजय कुमार, बिल्कुल, गीता कुमारी, एसके गरिमा, निशा, जूली, अभिषेक गोरा, पिंटू शर्मा, सभी बच्चों को नमस्कार। तो देखो प्यारे बच्चों, उदय सिंह के बारे में पढ़ रहे थे। 1537 से 1572 इनका शासनकाल था। कल मैंने इनके बारे में कुछ बातें आपको बेसिक बताई थी। आज अपन इसको आगे पढ़ते हैं, आज अपन को आगे और बढ़ाते हैं कि उदय सिंह जी के शासनकाल के अंदर इन्होंने कार्य क्या किए थे, इनके टाइम कौन कौन से अटैक हुए थे, इन्होंने कौन कौन से युद्ध लड़े थे, क्या क्या युद्धों में परिणाम रहे थे, ये सारी बातें अपने को इनके बारे में पढ़नी है। तो देखो, सबसे पहली बात तो 1537 में राजा बने थे, यानी कि 1537 में इनका कुंभलगढ़ में राज्याभिषेक हुआ था। 1537 में कुंभलगढ़ में राज्याभिषेक हुआ। फिर देखिएगा बेटा, अखेराज देवड़ा जो अपने नाडोल पाली के राजा थे, उनके और मालदेव की मदद से इन्होंने बनवीर की 1540 में हत्या करके संपूर्ण मेवाड़ पर इन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। संपूर्ण मेवाड़ पर इन्होंने अधिकार कब किया? तो 1540 में मालदेव व अखेराज देवड़ा के सहयोग से। तो याद रखना बेटा, मालदेव व अखेराज देवड़ा के सहयोग से संपूर्ण मेवाड़ पर विजय, संपूर्ण मेवाड़ पर विजय बनवीर को पराजित किया। यानी बनवीर को इन्होंने युद्ध में हरा दिया, और बनवीर को युद्ध में हरा करके इन्होंने जो संपूर्ण मेवाड़ पर अधिकार कर लिया था। संपूर्ण मेवाड़ पर उदय सिंह जी ने कब अधिकार किया? तो याद रखना बेटा, अच्छा क्या नहीं आ रहा है विष्णु जी, क्या नहीं आ रहा है बेटा आपको? अच्छा ठीक है पिंटू, क्या समझ में नहीं आ रहा बेटा, एक बार मेरे को वापस बताओ। आपको जो भी समस्या आ रही है एक बार आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपकी समस्या का भी समाधान कर देता हूं। 1540 में मालदेव व अखेराज देवड़ा के सहयोग से संपूर्ण मेवाड़ पर इन्होंने विजय हासिल कर ली, जिसमें बनवीर को इन्होंने पराजित करके वापिस जो संपूर्ण मेवाड़ था, संपूर्ण मेवाड़ पर इन्होंने वापिस अपना आधिपत्य किया था। तो देखो बेटा, मालदेव को इन्होंने कब पराजित किया? तो बनवीर को इन्होंने कब पराजित किया? तो 1540 ईस्वी में इन्होंने पराजित किया था। 1540 में इन्होंने पराजित कहां पर किया? तो इन्होंने उदयपुर के पास एक स्थान हुआ करता है जिसका नाम है मावली उदयपुर। तो मावली उदयपुर में इन्होंने पराजित किया था। मावली उदयपुर में एक माया देवी का मंदिर भी हुआ करता है जिनका नाम है अपने महामाया माता। महामाया माता का मंदिर भी अपने मावली उदयपुर में है। यहीं पर इन्होंने पराजित करके वापिस संपूर्ण मेवाड़ पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। अब मेवाड़ के इन्होंने विकास पर ध्यान दिया था। मेवाड़ पर इन्होंने अपना आधिपत्य तो स्थापित कर लिया, लेकिन संपूर्ण मेवाड़ पर अब ये क्या चाह रहे थे कि अब युद्ध त्याग करके थोड़े दिन केवल और केवल मेवाड़ पर फोकस किया जाए, मेवाड़ के विकास पर ध्यान दिया जाए। तभी एक समस्या आ जाती है 1544 में। 1544 में शेर शाह सूरी ने मेवाड़ पर हमला किया, मेवाड़ पर आक्रमण किया। शेरशाह सूरी ने बेटा मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया था। अब जब शेरशाह सूरी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, उस समय इनकी स्थिति, मेवाड़ वालों की स्थिति दयनीय है। इनके लड़ने जैसी स्थिति में नहीं थे। अपने बस की बात नहीं है भी लड़ने वड़ने वाली बात है। जैसे ही 1544 में शेरशाह सूरी ने हमला किया था, और क्यों किया तो आप लोगों को मैंने मारवाड़ में बताया था कि 5 जनवरी 1544 को शेरशाह सूरी व मालदेव के बीच में गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था।
तब शेरशाह सूरी ने गिरी सुमेल युद्ध के बाद मारवाड़ पर हमला किया और मारवाड़ से लौटते समय वो मेवाड़ को जीतने के लिए मेवाड़ पर आक्रमण करते हैं। मेवाड़ पे उन्होंने जैसे हमला किया और अपने जो मेवाड़ के राजा हुआ करते थे उदय सिंह जी उस समय की परिस्थितियों को समझते हैं, उस समय की स्थिति को भांपते हैं और भांपते हुए चित्तौड़ दुर्ग की जो चाबियां हैं वो शेरशाह सूरी को सौंप देते हैं। लड़ने वड़ने की क्या जरूरत है, लड़ना जरूरी है क्या, आपको चित्तौड़ का किला चाहिए, हम आपको चित्तौड़ के किले की चाबियां सौंप देते हैं। तो इन्होंने क्या कर दिया था, तो 1544 में शेरशाह सूरी को चित्तौड़ दुर्ग की चाबियां सौंप दी, चित्तौड़गढ़ की चाबियां सौंप दी। हो सकता है इनकी कोई बहुत बड़ी मजबूरी रही होगी, तभी इन्होंने जो है दुर्ग की चाबियां सौंप दी। भाई ऐसे ही कोई दुर्ग की चाबियां सौंपता नहीं है, लेकिन इन्होंने अगर चाबियां सौंपी है तो इनकी कोई ना कोई बड़ी वजह रहेगी। उनके मोबाइल से लॉग आउट करा लो और वो नंबर और पासवर्ड आप अपने मोबाइल में डाल दो, और जैसे आप अपने मोबाइल में डालोगे और क्लास आपके मोबाइल में चल जाएगी, उधर से लॉग आउट हो जाएगी। जो वहां नंबर डाले हैं और जो मोबाइल नंबर और जो पासवर्ड लगाए हैं वो पासवर्ड आप अपने मोबाइल में डाल दीजिएगा, आपके मोबाइल में क्लास स्टार्ट हो जाएगी। अब प्यारे बच्चों, हो सकता है आपको यह लगे कि अपने जो उदय सिंह जी ने ये बहुत गलत फैसला लिया है, लेकिन मुझे जब इनके बारे में पूरा हिस्ट्री पढ़ा था, मैंने पूरी स्थिति को देखा था, उस समय मेवाड़ की स्थिति दयनीय थी। उस समय मेवाड़ लड़ने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि मेवाड़ पहले ही खानवा के युद्ध में बहुत बुरी तरह से पराजित हो चुका था। फिर 1534 में मेवाड़ का जो दूसरा शाखा हुआ था उसमें मेवाड़ पूर्ण रूप से तहस नहस हो चुका था। फिर बनवीर ने मेवाड़ की स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय कर दी थी, मेवाड़ का राजकोष खाली हो चुका था। मेवाड़ की स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी थी बेटा कि उस समय मेवाड़ लड़ने की स्थिति में नहीं था। अपने दिमाग में ऐसा ख्याल आ सकता कि सर कितना कायर राजा रहा होगा, उदय सिंह जी कितने कायर रहे होंगे कि उन्होंने जो है ऐसा फैसला ले लिया और उन्होंने जो है मेवाड़ दुर्ग की चाबियां उनको सौंप दी। नहीं, इनका फैसला हो सकता है आपको गलत लगे। ऐसे सोचो बेटा कि आप लोग बीमार हो और जैसे आप बीमार हो और आपके चारों तरफ 6 बॉक्सर खड़े हो जाए। अब 6 बॉक्सर खड़े हो जाए, आप लड़ने की स्थिति में नहीं हो, आप माचे के अंदर पड़े हुए हो और आप उन बॉक्सरों को क्या कहोगे, क्या कर लोगे, क्या कर लोगे, क्या क्या कर लेगा? वो 2 मुक्के मारेगा ना तो उस माचे की दावनिया में आपको भेड़ा कर देगा। इससे तो ज्यादा क्या ही करे, बिल्कुल ही उठा देगा। अगर आपने उस समय कह दिया कि प्लीज गलती हो गई, ये आपको क्या चाहिए जो ले जाऊं, और आपने अपनी स्थिति को मजबूत किया और फिर बाद में आप जिम विम गए, बॉडी वॉडी बनाई, बहुत खतरनाक एकदम बल्ले सल्ले बना दिए। मुझे मत देखो, मैं बहुत पतला पीस हूं ना, मैं रोज रनिंग वनिंग करता हूं, खाना एक टाइम ही खाता हूं, इसलिए। तो उदय सिंह जी ने जो है, उदय सिंह जी ने यही किया। उदय सिंह जी ने उस समय की स्थिति को भांपा। उनको लग रहा था कि अपन मालदेव से शेरशाह सूरी से भी लड़ने की स्थिति में नहीं है, और अगर अपन शेरशाह सूरी से भी लड़े तो अपने मेवाड़ की स्थिति और ज्यादा दयनीय हो जाएगी। तो वो मेवाड़ में लड़ाई की बजाय उन्होंने दुर्ग की चाबियां सौंपना उचित समझा। और फिर बाद में जैसे ही 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई, फिर इन्होंने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया, फिर अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करने लगे। अब इन्होंने सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए उन्होंने सोचा कि युद्ध तो करना पड़ेगा, युद्ध नहीं करेंगे तो कल बच्चे अपने को भला बुरा कहेंगे, यार कैसा उदय सिंह था, कोई लड़ाई वड़ाई नहीं करते थे। अपन छापा मार युद्ध पद्धति करेंगे, गुरिल्ला युद्ध पद्धति करेंगे। तो मेवाड़ के इतिहास में पहली बार छापा मार युद्ध पद्धति यानी कि गुरिल्ला युद्ध पद्धति को इन्होंने अपनाया था। तो प्यारे बच्चों, गुरिल्ला युद्ध पद्धति यानी छापा मार युद्ध पद्धति को अपनाने वाला पहला शासक कौन बना था? अपने उदय सिंह जी बने थे। यह बात भी अपने याद रखनी है। 1545 में चित्तौड़ दुर्ग पर शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद पुनः अधिकार किया। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, ये व्हाइट वाला आपको ठीक लग रहा है क्या? ये व्हाइट वाला अपना बोर्ड सही लग रहा है या ब्लैक करे? एक बात बताओ, कमेंट करके बताओ। अपना ब्लैक चल रहा था जो, वो ठीक है या अपने व्हाइट वाला ठीक लग रहा है आपको? हाँ जी बेटा, देखो फिर देखिएगा बेटा, एक बात अपने और याद रखना इनके बारे में। 1545 में इन्होंने चित्तौड़ पर पुनः अधिकार किया। एक और बात याद रखना,
मेवाड़ में सर्वप्रथम छापा मार, देखो महाराणा प्रताप ने सबसे ज्यादा इसका प्रयोग किया था, लेकिन सर्वप्रथम इन्होंने, तो मेवाड़ में सर्वप्रथम छापा मार युद्ध पद्धति, देखो मारवाड़ में सर्वप्रथम अपने राव चंद्रसेन ने, मेवाड़ में सर्वप्रथम इन्होंने, तो मारवाड़ में सबसे ज्यादा जो है, मारवाड़ में सबसे ज्यादा समय तक छापामार युद्ध पद्धति किसने अपनाई बेटा? तो मारवाड़ में छापामार युद्ध पद्धति अपनाने वाले शासक जो थे उनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, राव चंद्रसेन। और मेवाड़ में सर्वप्रथम छापामार युद्ध पद्धति अपनाई, मेवाड़ में सर्वप्रथम छापामार युद्ध पद्धति अपने इन्होंने अपनाई। छापामार युद्ध पद्धति को अपन और क्या कह सकते हैं? तो गुरिल्ला युद्ध पद्धति, गुरिल्ला युद्ध पद्धति। बहुत सी बार छापामार की जगह ये दूसरा शब्द आ जाता है, गुरिल्ला आ जाता है, तो गुरिल्ला युद्ध पद्धति भी अपने इसे कहते हैं। ब्लैक कर दो, ठीक है। ओके ओके माय डियर, ओके ये लीजिएगा टीचिंग बैकग्राउंड, ठीक है। हाँ मुझे भी थोड़ा ये वाला कंफर्टेबल लगता है, मुझे भी इस पे थोड़ा मजा आता है ब्लैक में। हाँ ये वाला थोड़ा ठीक रहता है ना, मैं थोड़ा काला हूं और व्हाइट पे मैं क्या थोड़ा सा गोरा दिख जाता हूँ आपको। आप सोच रहे हैं सर की शकल भी काली और बोर्ड भी काला होना चाहिए, तो काला काला मैचिंग। हाँ जी, अच्छा कोई ना, काला काला कर दिया ना, अब तो खुश। चलो बेटा देखो, अब अपने को और क्या याद रखना है इनके बारे में। अब इन्होंने छापामार युद्ध पद्धति तो अपना ही ली, छापामार युद्ध पद्धति के अलावा अपने को और बात याद रखनी। देखो बेटा, अजमेर के एक ठिकानेदार थे जिनका नाम था हाजी खां। अजमेर के एक ठिकानेदार थे जिनका नाम था हाजी खां। उस हाजी खां के और इन दोनों के बीच में जो है एक पासवान को लेकर के अनबन हो गई थी। एक रंगराय नाम की पासवान थी, उस रंगराय नामक पासवान ये लड़की आप जानते हो। और इतिहास में जब जब भी कोई लड़ाई हुई है तो इतिहास साक्षी रहा है कि ज्यादातर युद्ध जो है अपने लड़की के चक्कर में ही हुए हैं। इनके भी एक लड़की का रंगराय का चक्कर था। उस रंगराय को उदय सिंह पाना चाहते थे और रंगराय के ऊपर जो है हाजी खां चाहता था कि रंगराय उनकी रहे। तो रंगराय के चक्कर में दोनों के बीच में घमासान लड़ाई। देखो हमारे इतिहास में आपने खूब सारी लड़ाई देखी होगी, जितने युद्ध हुए हैं ज्यादातर युद्ध अपने लड़की के चक्कर में हुए। महाभारत नहीं होती अगर दुर्योधन जो है द्रौपदी का चीर हरण नहीं करता। रामायण में रावण का दहन नहीं होता, पूरी लंका का दहन नहीं होता अगर सीता माता का हरण नहीं होता। अगर पद्मिनी इतनी सुंदर नहीं होती तो शायद अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण नहीं करता। जितने युद्ध हुए हैं, ज्यादातर युद्ध जो हैं, जितने ज्यादा युद्ध हुए हैं वो ज्यादा युद्ध किससे हुए हैं बेटा? अपने देखना आप रानियों के चक्कर में, क्योंकि पहले कोई कोई रानियां सुंदर होती थी। राजा तो सारे सुंदर होते थे, रानियां कोई कोई सुंदर होती थी, तो उनके लिए लड़ाई लड़नी पड़ती थी। मैंने आपको बहुत सी बार बताया है कि लड़के लोग सारे ही सुंदर होते हैं, लड़के लोग सारे सुंदर होते हैं, तो उनके लिए लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती है। कभी आपने इतिहास में एक भी लड़ाई ऐसी देखी है तो 10,000 रानियां इधर से आई हो और भाई साहब 10,000 रानियां इधर से आई हो और चोटी पकड़ के खतरनाक तरीके से लड़ रहे हो, घमासान, भाई साहब मैं ब्याह करूं, मैं ब्याह करूं, मैं ब्याह करूं। ऐसा कभी लड़कियों के लिए जो है, लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए कभी युद्ध नहीं हुआ है। जितने भी लड़ाइयां हुई हैं वो लड़कियों के लिए हुई है। ये भाई साहब भी लड़कियों के लिए लड़ाई कर रहे हैं, ये भी खतरनाक तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ चलो देखो, हरमाड़ा का युद्ध। ये हरमाड़ा अपने जयपुर वाला है ना, अपने जयपुर के पास हरमाड़ा का युद्ध। और ये हरमाड़ा का युद्ध कब हुआ बेटा? तो 1557। हरमाड़ा का युद्ध 1557 कहां हुआ? तो अपने याद रखना कहां हुआ? तो अपने जयपुर। ये अपने जयपुर के पास हरमाड़ा युद्ध किस किस के बीच में हुआ? तो राणा उदय सिंह, राणा उदय सिंह वर्सेज हाजी खां, हाजी खां। और ये हाजी खां का संबंध कहां से? अपने अजमेर से। लेकिन हाजी खां को एक व्यक्ति का और समर्थन मिला हुआ था इसमें, और वो समर्थन किसका हुआ? मालदेव का। हाजी खां के साथ कौन दे रहा है? राव मालदेव। मालदेव इनका साथ दे रहे हैं। ये मालदेव कहां वाले? अपने जोधपुर वाले, जो अपन ने पहले चर्चाएं कर ली थी। जोधपुर के राजा मालदेव ये इनको सपोर्ट कर रहे हैं। अब राणा उदय सिंह और इधर अपने हाजी खां, दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है। लड़ाई का कारण क्या था? तो कारण मैंने बता दिया, रंगराय, रंगराय नामक पासवान, रंगराय नामक पासवान।
आज भी ऐसी छोटी मोटी लड़ाई आज भी होती रहती है। बहुत सी बार आपने देखा होगा भाई साहब रेपटे पड़ रही है लड़कों के, धमाधम धमाधम, कारण हो ना हो आप लोग देख लेना, कोई ना कोई ऐसे ही कोई कारण मिलेगा आपको लास्ट में कि ये कारण ये रहा कि इसके कारण लड़ाई हुई। हरमाड़ा का युद्ध 1557 कहां हुआ बेटा? जयपुर में। किस किस के बीच में हुआ? राणा उदय सिंह वर्सेज हाजी का। हाजी का कहां के थे? अजमेर के थे। और कारण क्या था? तो रंग राय। हालांकि इस युद्ध का परिणाम ये निकल कर आया, अपने उदय सिंह जी हार गए थे ना, अपने उदय सिंह जी चुपचाप हार करके वापस घर आ गए थे। ठीक है, ओके ममता जी, ओके। देखो ओके, तो इस युद्ध के बाद क्या हुआ बेटा? तो इस हरमाड़ा के युद्ध के बाद जो है, हरमाड़ा के युद्ध के बाद अपने क्या हुआ 1557 में? राणा उदय सिंह जी की पराजय, राणा उदय सिंह की पराजय। हालांकि राणा उदय सिंह इससे हाजी खान से तो क्या ही हारे, लेकिन ये मालदेव का इनको सपोर्ट मिल गया था, और मालदेव की सपोर्ट की वजह से अपने उदय सिंह जी इस युद्ध में पराजित हो जाते हैं और हाजी का इस युद्ध में जीत जाते हैं, क्योंकि मालदेव के इन दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा था। और मालदेव इन दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा क्या था? तो वो भी एक लड़की, मारवाड़ जैसलमेर की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था धीरबाई। धीरबाई से ब्याह करना चाहता था मालदेव, लेकिन धीरबाई से ब्याह किसने कर लिया था? उदय सिंह ने। हालांकि दोनों के बीच में ये कारण ये भी था, धीरबाई का भी कारण था, तो इन दोनों की वजह से जो ना अपने वो कारण बना था ना। ठीक, आगे देखो बेटा, अब एक तो अपने ये कारण हो गया था, हरमाड़ा का युद्ध हो गया था, इसमें अपने उदय सिंह जी हार हुर के चुपचाप आ गए थे। उदय कहा यार कुछ निर्माण भी करा लेते हैं, बाकी बच्चे अपने को कहीं पढ़ेंगे, निर्माण कराना जरूरी है, छोटा मोटा ही कराए लेकिन कुछ निर्माण कार्य अपने को कराना है। तब इन्होंने एक नगर बसाया बेटा जिसका नाम है उदयपुर शहर। उदयपुर शहर, तो याद रखना बेटा ये उदयपुर शहर इन्होंने कब बसाया? तो 1559 ईस्वी में उदयपुर नगर बसाया। 1559 ईस्वी में चित्तौड़ पर लगातार आक्रमण होने से, चित्तौड़गढ़ पर लगातार आक्रमण होने से, लगातार आक्रमण होने से उदयपुर बसाया। और ये जो उदयपुर है बेटा ये अपने जो किसके द्वारा बसाया गया? उदय सिंह जी द्वारा। देखो ज्यादातर जो नगर हैं वो ज्यादातर नगर किसी राजा द्वारा बसाए गए, और जिनके द्वारा बसाए गए उन्हीं के नाम से इसका नाम पड़ जाता है। इनके उपनाम भी आप लोगों ने बहुत सारे सुने होंगे। इसको कहते हैं माउंटेन फाउंटेन की नगरी। इसको क्या कहते हैं बेटा? उपनाम में एक नाम सुना होगा आपने, माउंटेन फाउंटेन की नगरी। माउंटेन फाउंटेन की नगरी, माउंटेन फाउंटेन की नगरी। इसको कहते हैं अपन व्हाइट नगरी, व्हाइट नगरी। इसको अपन कहते हैं सैलानियों का स्वर्ग, सैलानियों का स्वर्ग। अपने जो सैलानियों का स्वर्ग वैसे किसको कहा जाता है इंडिया में? तो अपन लक्षद्वीप को सैलानियों का स्वर्ग कहते हैं, लेकिन अपने राजस्थान में किसको सैलानियों का स्वर्ग कहते हैं? उदयपुर को कहते हैं। इसके अलावा इसको कहते हैं पुरू का वेनिस। बाकी पुरू का पेरिस किसको कहते हैं? तो अपने जयपुर को कहते हैं। और पुरू का वेनिस किसे कहते हैं? तो अपने उदयपुर को। बाकी तो आपने नाम सुने होंगे, जिलों की नगरी। जिलों की नगरी अपने यही, जिलों की नगरी भी अपने किसे कहते हैं? अपने उदयपुर को। तो माउंटेन फाउंटेन की नगरी, व्हाइट नगरी, सैलानियों का स्वर्ग, पुरू का वेनिस, और ये सारे के सारे जो है सितारों की नगरी, ये सारे के सारे नाम किसको जाने जाते हैं? तो ये सारे नाम जो है अपने उदयपुर को जाने जाते हैं। हाँ, एक और सितारों की नगरी, ये नाम तो सारे सुने होंगे आप लोगों ने। तो ये सारे के सारे नाम किसके? अपने उदयपुर शहर के। हाँ जी बिल्कुल, जिलों की नगरी के हैं, चाहे अपन सितारों की नगरी के हैं, व्हाइट सिटी के हैं। अच्छा, व्हाइट सिटी, सफेद नगरी के हैं या व्हाइट सिटी कहते हैं ना, एक ही बात है। अच्छा, आधी अंग्रेजी हो गई आधी हिंदी हो गई, तो व्हाइट सिटी। भाई जिले बहुत ज्यादा हैं इसलिए जिलों की नगरी कहते हैं। यहाँ पे जो जिले हैं उसमें आसमान से वो सारे के सारे तारे धरती पर उतर आते हैं, तो धरती पर उतर आते हैं इसलिए इसे सितारों की नगरी कहते हैं। माउंटेन फाउंटेन नगरी, व्हाइट सिटी, सैलानियों का स्वर्ग, पुरू का वेनिस, ये सारे नाम अपने इसी को जाना जाता है। हाँ जी बिल्कुल, ये सारे नाम इनको ही कहा जाता है।
दुर्ग की मैंने 13 वीडियो पढ़ा दी है। दुर्ग में अब और कोई वीडियो नहीं आएगी। अगर कोई छोटे मोटे दुर्ग अगर आपके रह गए हो या आपको लगता है कोई छोटा मोटा दुर्ग रह गया है, आप स्वयं देख लीजिएगा। दुर्ग में मैंने 13 घंटे तक दुर्ग पढ़ाए हैं। अगर कोई छोटा मोटा दुर्ग बच गया हो तो ऐसी कोई बात नहीं बेटा, आप छोटे मोटे दुर्ग आप खुद भी देख सकते हो। और रही बात चित्र शैलियों की, चित्र शैलियों में कोई चित्र शैली नहीं बची है। मैंने उसके बाद एक वीडियो में आपको बता दिया था, गलती से एक चित्र शैली बच गई थी, उसमें उनियारा शैली, जिसके बारे में मैंने बाद में विस्तार से समझा दिया है। चित्र शैलियों में कोई टॉपिक नहीं बचा है। हाँ, एक जरूर है मेरे मेले और लोक देवता। लोक देवता में जो है उसमें मैं रिकॉर्डेड करके मेरे को एक वीडियो और चढ़ानी है, वो मैं डाल दूंगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, आपकी ये कमेंट आ गया है। श्वेता, इसमें लाइव चैट क्यों नहीं चल रही है? लाइव चैट चल रही है, आपका मैसेज मेरे पास आ गया है और मैं आपका मैसेज पढ़ पा रहा हूं। आपको जो है, आपको बाकी के बच्चों के मैसेज जो है, बाकी के मैसेज आपको नहीं मिलेंगे। आपको जो है ना, मेरे वाले जो मैसेज है बेटा, वो आपके जितने भी विद्यार्थियों के कमेंट है वो सारे कमेंट मेरे पास आ रहे हैं। आप लोगों को सारे स्टूडेंट के कमेंट नहीं दिखेंगे, आपको केवल आपका कमेंट दिखेगा। अपने ऐप में केवल प्राइवेट चैट का ऑप्शन है, जिसमें आपका जो भी कमेंट होगा, जिन जिन बच्चों का, उन सबके कमेंट मुझे दिख पा रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को जो है ना बेटा, आप लोगों को बाकी के कमेंट जो है बाकी बच्चों के नहीं दिखेंगे। बाकी के दिखेंगे तो फिर तुम उनके कमेंट ही पढ़ते रह जाओगे, इधर देखो, पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं दोगे। उदयपुर शहर इन्होंने बसाया। और अब अपने इनके बारे में क्या बात याद रखनी बेटा, अब इनके बारे में मेन चीज आती है कि अकबर चाहता था कि मैं मेवाड़ को जीतूं। अकबर का एक सपना था कि उसको मेवाड़ जीतना था, और अकबर जो है जीवन में ये नहीं कर पाया था। और ये नहीं कर पाया था तो उनके पापा के द्वारा की गया सपने को पूरा करने के लिए जहांगीर ने पूरी जान लगा दी। क्योंकि जहांगीर को कहा गया कि तुम तुम्हारे पापा के द्वारा किए गए कार्यों को पूरा नहीं कर सकते हो। जहांगीर ऐसा कैसे नहीं कर सकते? जहांगीर राजा बनने के बाद उसने पूरी ताकत मेवाड़ पर लगा दी थी। लेकिन अकबर अपने जीते जी मेवाड़ को कभी जीत करके उसको अपने जो अधीनता स्वीकार नहीं करा पाया था। उनका एक सपना था कि पूरा हिंदुस्तान उसके अधीन हो, लेकिन मेवाड़ एक ऐसी रियासत थी जिसको वो कभी अधीन नहीं कर पाया था। उदय सिंह जी के टाइम से उनकी लड़ाई झगड़े धक्का अधिक शुरू हो जाती है। हाँ, उदय सिंह के टाइम ही ये लड़ाई झगड़े शुरू हो गए थे। तो उदय सिंह जी के टाइम क्या हुआ बेटा, तो अकबर ने मेवाड़ पर, चित्तौड़ के किले पर अटैक किया। पहले तो उसने अधीनता का प्रस्ताव भेजा। उदय सिंह का मर जाएंगे, मिट जाएंगे, टूट जाएंगे, फूट जाएंगे, बखर जाएंगे, हम भी राजपूत हैं, सर कटा लेंगे, लेकिन ये सर तुम्हारे सामने झुकने वाला नहीं है। तो उदय सिंह जी ने सर न झुकाने के लिए उदय सिंह जी ने पूरी ताकत के साथ जो है, पूरी ताकत के साथ इन्होंने उनसे युद्ध करने का फैसला कर लिया था। तब अकबर ने 1567 ईस्वी में चित्तौड़ के किले पर हमला किया था। और जब चित्तौड़ के किले पर हमला किया, उस समय अपने उदय सिंह जी यहां से अपने परिवार के साथ गोगुंदा चले जाते हैं। उनको लगा कि यार अकबर आक्रमण करेगा, अपने फालतू में लड़ाई उड़ाई होगी, अपन मरेंगे करेंगे, अपने तो इस किले का प्रबंधक बना देते हैं जयमल को, फत्ता जी को और कल्लाजी राठौड़ को। और इन सब को बना करके अपने उदय सिंह जी चुपचाप सेफ टू सेफ परिवार को लेकर के गोगुंदा चले गए थे। तो याद कीजिएगा बेटा, 1567 ईस्वी में अकबर द्वारा आक्रमण, 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। उदय सिंह जी परिवार के साथ गोगुंदा उदयपुर चले गए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, सारी बातों को बहुत अच्छे से समझना। गोगुंदा उदयपुर चले गए थे। जब गोगुंदा उदयपुर चले गए तो अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया। और जब मेवाड़ पर आक्रमण किया तो मेवाड़ का तीसरा साका, और ये जो तीसरा साका हुआ था बड़ा खतरनाक, कतई जहर तीसरा साका हुआ था। और ये हुआ था बेटा 25 फरवरी 1568। कुछ जगह आपको मिल सकता है यहां पे 23 फरवरी 1568, ये दोनों तारीख आपको देखने को मिल सकती है। अपने याद रखना, 25 फरवरी 1568 को मेवाड़ का तीसरा साका। हालांकि देखो, उन्होंने हमला किया था 67 दिसंबर में कर दिया था। उन्होंने घेराबंदी करके रखी थी, लेकिन किले को वो जीत नहीं पा रहे थे। खूब प्रयास करने के बाद भी जब किले को जीत नहीं पाए, तब अकबर ने, यहां पर आप लोगों ने सुना होगा, अकबर ने 3 चीजें बनाई थी। एक तो नाम सुना होगा आपने पासीब, एक आप लोगों ने नाम सुना होगा साबात,
एक आप लोगों ने नाम सुना होगा मोहर मंगरी। मोहर मंगरी, इनका निर्माण किया था। पासीब क्या था? तो पासीब या साबात एक ही होता है। पासीब या साबात किसे बोलते हैं? तो चमड़े की सुरंग। इन्होंने एक चमड़े की सुरंग बनाई थी ताकि जो है इनकी सेना किले के बिल्कुल नजदीक पहुंच सके। ऊपर से क्या होता था बेटा, किले के ऊपर से अपने आप लोगों ने ऊपर से देखा होगा, ऊपर से जो ना बेटा, ऊपर से इन्होंने चित्तौड़ के किले पर अपने सैनिक खड़े कर दिए थे चारों तरफ, जयमल, फत्ताजी और कल्लाजी राठौड़ ने। अब वो चित्तौड़ का किला पहाड़ी पर बना हुआ है, मेसा के पठार पर। अब औरंगजेब की सेना किले पर चढ़े, वो ऊपर से पत्थर खिसका दे ऊपर से, बेचारा सैनिक गुड़ 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 नीचे। ऊपर चढ़ता चढ़ता पहुंच ही जाए, लड़की लोग ऊपर से अंग्रेजी बुढ़िया की छड़िया वड़िया लिए हुए, कोई भी जाए उसको छड़ियों से सूंत दे, कांटे कांटे चुबा दे, वो बेचारा धड़ 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 वापिस नीचे। और कोई हिम्मत कर करा के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाए तो गरम गरम तेल डाल दे उसके ऊपर। सारे सैनिकों को जो है, सारे सैनिकों को उन्होंने वापिस धड़ाहोट नीचे, सारे सैनिकों को इन्होंने धड़ाधड़ नीचे भेज दिया था। एसके गमिंग 23 फरवरी सिकवाल बुक में लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, 25 फरवरी ध्यान रखना। हाँ, अभिषेक 14 फरवरी, ना ये तो गसक मार दिया, अभिषेक 14 फरवरी वाली था ना। अब खूब प्रयास करने के बाद नहीं जीत पा रहे थे तो उन्होंने चमड़े की सुरंग बनाई जिसको कहते हैं पासीब। और अकबर उन किले के ऊपर निगरानी करने के लिए एक ऐसे ना वो मोहर मंगरी बनाई थी, जिसके निर्माण में उनके सैनिक जो तगारी भर भर के डालते थे मिट्टी की, और एक तगारी डालने में उनको एक सोने की मोहर दी जाती थी, इसलिए इसको नाम पड़ा था मोहर मंगरी। यानी कि एक तगारी मिट्टी डालने पर एक सोने की मोहर दी जाती थी, एक सोने की मोहर दी जाती थी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा था? मोहर मंगरी पड़ा था। फिर देखिएगा बेटा, हाँ निशा बता दिया, ये मोहर मंगरी जो ना, ये अकबर इसी मोहर मंगरी के ऊपर खड़ा होकर के उन्होंने अपनी संग्राम बंदूक से गोली चलाई थी, तब अपने जयमल के पैर पे गोली लगी थी, तो वो मोहर मंगरी उसको बोलते हैं। फिर याद रखना बेटा, इसी मंगरी से अकबर ने अपनी बंदूक, कौन सी बंदूक का नाम क्या था? संग्राम बंदूक। संग्राम बंदूक से जयमल पर गोली चलाई और जयमल का एक पैर घायल। जयमल एक पैर से उस समय घायल हो जाते हैं, गोली जो है उनके पैर में जाके लगी थी, और जब गोली उनके पैर में लगी तो उनका एक पैर क्या हो गया था बेटा? एक पैर उनका घायल हो जाता है। अब समझना महत्वपूर्ण चीजें अब आती हैं, सबसे महत्वपूर्ण कि आक्रमणकारी कौन था उस समय। तो आक्रमणकारी का नाम आप सभी को पता है कि आक्रमणकारी सर अकबर था। शासक कौन था उस समय? तो आप सभी को पता बेटा, शासक उस समय अपने उदय सिंह जी थे। यहां पे केसरिया किनके द्वारा किया गया? तो केसरिया किया गया था जयमल व फत्ताजी द्वारा। और किनके साथ किया गया? तो अपने जो है जयमल फत्ताजी के साथ साथ अपने किसने किया था केसरिया? कल्लाजी राठौड़ ने केसरिया किया था। और जौहर किसके द्वारा किया गया? तो अपने जयमल फत्ता की बहन और जयमल की बहन और फत्ताजी सिसोदिया की पत्नी फूल कंवर द्वारा। तो सारी बातें बहुत अच्छे से समझ लेना बेटा कि आक्रमणकारी कौन था। तो आक्रमणकारी अपने अकबर ने यहां पे आक्रमण किया था। शासक कौन थे उस समय? शासक थे उदय सिंह जी। उदय सिंह जी उस समय शासक हुआ करते थे। केसरिया किसने किया? तो जयमल, फत्ताजी, जयमल व फत्ताजी तथा कल्लाजी राठौड़ इनके द्वारा क्या किया गया था बेटा? यहां पे केसरिया किया गया था। और जौहर किसके द्वारा किया गया था? फूल कंवर द्वारा। फूल कंवर, और फूल कंवर किनकी वाइफ थी? वाइफ ऑफ फत्ताजी सिसोदिया। इसके द्वारा क्या किया गया था बेटा? इसके द्वारा यहां पे जौहर किया गया था। तो मेवाड़ का जो तीसरा साका हुआ था, उस तीसरे साके के समय आक्रमणकारी अकबर था, शासक उदय सिंह थे, केसरिया जयमल, फत्ताजी व कल्लाजी राठौड़ ने किया था। और सर अकबर या जहांगीर? अकबर आएगा बेटा, जहांगीर कहां से आएगा? जो राजा होगा उसी का तो नाम आएगा। उस समय आक्रमणकारी तो अकबर ही था।
फिर देखिएगा जौहर को इसने किया फुल कंवर और फत्ताजी सिसोदिया ने। अब देखो जैसे ये अकबर को अब अपने राजपूत योद्धाओं को लगा कि अब अपने को दुर्ग के द्वार खोल के युद्ध करना ही पड़ेगा, अब स्थिति ऐसी आ चुकी है अंदर रसद सामग्री भी कम होती जा रही है, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, अब इन मुगलों के ऊपर टूट पड़ने का समय आ चुका है। तब जो है दुर्ग के द्वार खोल के युद्ध करने के लिए जब हमारे राजस्थान के राजपूत योद्धा रणभूमि में उतरते हैं, तब जयमल ने कल्लाजी को कहा, कल्लाजी मैं तो क्या ही युद्ध करूंगा, मेरे तो एक पैर में गोली लग गई है, अब मेरे बस की बात नहीं है। कल्लाजी ने कहा बैठ जयमल मेरे कंधे पर, और टूट पड़े इन मुगलों के ऊपर। और जब युद्ध शुरू हुआ तो क्या युद्ध का मनोरम दृश्य, ऊपर बैठे हुए जयमल और जयमल के दोनों हाथों में दो लहराती हुई तलवारें और नीचे दो हाथों में कल्लाजी राठौड़ के हाथों में तलवारें, और टूट पड़े थे उस अकबर के सैनिकों पर। और धमाधम ऊपर से जयमल उड़ाए, नीचे से कल्लाजी राठौड़ उड़ाए, ऊपर से जयमल उड़ाए, मुगल सैनिकों के तीन तीन पीस ऊपर से जयमल उड़ा रहे, नीचे से कल्लाजी राठौड़। अकबर ने भी युद्ध देखने लग गया। अकबर ने कहा यार ये कौन सा दृश्य है। और अकबर ने जब वो दृश्य देखा तो अकबर ने ही कल्लाजी राठौड़ को कहा था 4 हाथ 2 सिर वाले पीर, और बाद में इनको क्या कहा जाने लगा, लोक देवता। इसलिए कल्लाजी राठौड़ के वास्तव में 4 हाथ या 2 सिर नहीं थे, लेकिन वो युद्ध का दृश्य इतना खतरनाक था कि यूं लग रहा था कि जैसे कल्लाजी राठौड़ के 4 हाथ और 2 सिर हो, क्योंकि 2 हाथ तो जयमल के, 2 हाथ कल्लाजी के, 1 सिर जयमल का, 1 सिर कल्लाजी का, तो 2 सिर 4 हाथ, क्योंकि पैर तो नीचे 2 ही थे। अकबर नीचे देखे तो पैर दिखे 2 और ऊपर सिर दिखे 2 और हाथ दिखे 4। तो कल्लाजी राठौड़ ने इतनी वीरता के साथ यहां युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। फूल कंवर के नेतृत्व में रानियों ने यहां जौहर किया था। और तब अकबर इस किले के अंदर प्रवेश करता है, और अकबर ने किले के अंदर प्रवेश करके 30,000 से ज्यादा निर्दोष व्यक्तियों का यहां कत्लेआम कर दिया था। 30,000 से ज्यादा निर्दोष व्यक्तियों का यहां कत्ल किया गया था, जो अकबर के जीवन में कलंक माना जाता है। सोचिए प्यारे बच्चों कि अपन एक व्यक्ति का अगर कहीं मृत्यु हो जाती है तो मातम सा छा जाता है, पूरे गांव में सन्नाटा सा छा जाता है। 30,000 व्यक्तियों का यहां कत्लेआम किया गया है। कितना बड़ा कत्लेआम किया गया होगा, कितने निर्दोष बच्चे यहां रोए होंगे, कितनी महिलाएं यहां जो है चीखी होगी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। 30,000 लोगों का कत्लेआम किया गया था। कभी कभी पढ़ते हैं तो यूं लगता है कि यार एक कुत्ता भी बैठा हुआ हो, उसके भी कोई पत्थर मार दे, वो रोता है, बारह मेलता है, चिल्लाता है, तो अपना हृदय परिवर्तित हो जाता है और अपना हृदय यूं रोने लग जाता है कि यार कितना बुरा हुआ। लेकिन यहां 30,000 लोगों का कत्लेआम करने के बाद भी वो शासक महान शासक कहलाते हैं। उनकी कुछ नीतियां महान रही होगी। सर दूसरा साका कब हुआ था? बेटा दूसरा साका पढ़ाया तो था 1534-35 में, 35 में हुआ था दूसरा साका। क्या हुआ उसको छोटा कर वापिस? क्यों जबरदस्ती लड़ाई हुआ मनता है क्या? हाँ बस सही है। हाँ जी बेटा, तो और क्या बातें आपको इसके बारे में याद रखनी है? तो याद रखनी है कुछ बातें जो आप लोग याद रखना कि कल्लाजी राठौड़ जो है जयमल को अपने कंधे पर बिठाकर युद्ध करते हैं। अकबर एक बात से यहां बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए थे, फत्ताजी और कल्लाजी राठौड़ की वीर गाथा से। क्या योद्धा थे, क्या लड़ रहे थे अपनी मातृभूमि के लिए। ऐसा युद्ध तो जीवन में कभी देखा ही ना है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे वीर योद्धाओं की एक मूर्तियां बननी चाहिए, और उन्होंने आगरा के किले पर हाथी पर गजारूढ़ विशाल मूर्तियां बनवाई थी। किस किस की बनाई? तो जयमल व फत्ताजी की मूर्तियां। हालांकि औरंगजेब ने वो मूर्तियां तुड़वा दी थी, लेकिन ऐसी मूर्तियां किसके द्वारा बनवाई गई? तो अकबर द्वारा। किस किले के बाहर बनवाई गई? तो आगरा के किले के बाहर। किस किस की मूर्तियां थी? तो अपने जयमल व फत्ताजी की मूर्तियां थी। तो सारी बातें याद रखना बेटा। युद्ध में कल्लाजी राठौड़ ने जयमल को कंधे पर बिठाकर युद्ध किया। कंधे पर बिठाकर युद्ध किया था। किसको? जयमल को कंधे पर बिठाकर। इसलिए 4 हाथ 2 सिर वाले लोक देवता कहलाए।
लोक देवता कहलाए। 4 हाथ 2 सिर वाले लोक देवता कहलाए। 4 हाथ 2 सिर वाले लोक देवता किनको कहा जाता है? हाँ बिल्कुल दौलत राम जी। सेदेव सर कहां गए? सेदेव सर हरियाणा गए हैं। सेदेव सर भाई साहब हरियाणा डोले आजकल। सेदेव सर ने जयपुर छोड़ दिया है बेटा। आगे देखो बेटा, तो जयमल में कंधे पर बिठाकर युद्ध किया गया था और 4 हाथ 2 सिर वाले लोक देवता कहलाए। और क्या बात याद रखनी है? तो यहां युद्ध विजय के बाद, यहां युद्ध विजय के बाद, यहां युद्ध विजय के बाद अकबर ने 30,000 लोगों का कत्ले आम करवाया। आम करवाया, जो अकबर के जीवन पर क्या माना जाता है? कलंक माना जाता है। खैर अब कलंक हो जो भी हो, लेकिन 30,000 लोगों का कत्ले आम यहां किया गया था। आगे और बातें याद रखना बेटा। अकबर ने जयमल व फत्ताजी की मूर्तियां आगरा के किले के बाहर, आगरा के लाल किले के बाहर, लाल किले के बाहर गजारूढ़, गजारूढ़ का मतलब हाथी पर गजारूढ़ लगवाई। यह बात अपने याद रखनी कि अकबर ने ऐसा भी किया था। दीपक सर कब आएंगे? कल शनिवार है, कल आ जाएंगे बेटा। कल से दीपक सर की क्लास शुरू हो जाएगी, ठीक है। रौनक नमस्ते बेटा, नमस्ते। राकेश यादव नमस्ते। और क्या बातें याद रखनी है अपने इनके बारे में? तो अपने इस युद्ध के बाद अपने और बातें इंपॉर्टेंट है। अकबर ने चित्तौड़ विजय के बाद, चित्तौड़ विजय के बाद उदयपुर पर अधिकार किया। उदयपुर पर अधिकार किया। कहां अधिकार किया बेटा? उदयपुर पर अधिकार किया। उदयपुर का नाम बदलकर मुमदाबाद किया। यह बहुत बार पूछा हुआ है कि मुमदाबाद किस शहर को जाना जाता है? ऐसे कि मुस्तफाबाद किसे कहते हैं, मुमदाबाद किसे कहते हैं, और ये जो बहुत सी बार नाम ऐसे पूछे हुए हैं तो आप लोग जान रहा। बीकानेर में भी है, हाँ बिल्कुल मनीषा, बीकानेर में भी है ये मूर्तियां। बीकानेर में अपने अनूप सिंह जी के टाइम ये मूर्तियां बनवाई गई थी, बिल्कुल बीकानेर के किले में भी है। नहीं अब करवाएंगे बेटा ना, बिल्कुल इसके कमिंग अब करवाएंगे, उसके बारे में ये खत्म होते ही करवा देंगे ना, ये खत्म होते ही करवा देंगे। आगे देखो बेटा, अब अपने उदय सिंह जी ने उदयपुर में भी इनका अधिकार हो गया, हर जगह इनका अधिकार हो गया। तो इन्होंने जो है अपने फिर बाद में इन्होंने सोचा अपने उदय सिंह जी ने अपना राजधानी चेंज कर लेते हैं। दीपक सर कौन है? दीपक सर क्या पढ़ाते हैं? दीपक सर अपने हिंदी साहित्य पढ़ाते हैं बेटा। हाँ जी आगे देखो, 1568 में उदय सिंह ने गोगुंदा को मेवाड़ की राजधानी बनाया। मेवाड़ की राजधानी बनाया। कुछ समय के लिए बनाई गई थी, लेकिन गोगुंदा को राजधानी किसने बनाया? तो उदय सिंह ने बनाया। बहुत सी बार बच्चे क्या करते हैं, महाराणा प्रताप कर देते हैं। महाराणा प्रताप ने नहीं, गोगुंदा को राजधानी किसने बनाया? तो गोगुंदा को राजधानी उदय सिंह ने बनाया था, है ना। यह बात भी अपने याद रखनी है। सिरों की मीनार बनाई, बिल्कुल बेटा सिरों की मीनार भी बनाई थी, वेरी गुड। सर साइंस वाले कैसे तैयार करें? साइंस वाले ऐसे बस पढ़ते रहो, मस्त तरीके से लिखते रहो इनको साथ का साथ। साइंस वाले कैसे तैयार करेंगे? ऐसे ही करेंगे।
टाइमिंग तो अपना 7 बजे से शुरू हुई थी, अभी 8 बजे खत्म कर दूंगा मैं ये क्लास, फिर अपनी अगली क्लास होगी और अगली क्लास होगी अपनी 9 बजे, जिसमें आज अपने वाद्य यंत्र टॉपिक पूरा हो जाएगा, कल अपन उसमें लोकगीत शुरू कर देंगे। 1568 में इन्होंने ऐसे ऐसे करके गोगुंदा को इन्होंने मेवाड़ की राजधानी बनाया। और क्या बात है याद रखनी इनके बारे में, इनकी एक रानी हुआ करती थी जिसका नाम था भटियाणी रानी, और भटियाणी रानी का नाम था बेटा धीरबाई। इनकी भटियाणी रानी थी जिसका नाम था धीरबाई, और इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, अब मैं तो क्या ही बताऊं, बहुत अच्छी लगती थी इनकी भटियाणी रानी धीरबाई। इनको इतनी प्यारी थी धीरबाई कि धीरबाई का एक पुत्र था जिसका नाम था जगमाल। उन्होंने सोचा मेरे चिंटू राजा बने, तो मेरे चिंटू को राजा बनाने के लिए, ये राजा पाठ के लिए तो पहले से ही चलता आया, यूं नहीं कि आजकल की माताएं अपने बच्चे के लिए सोचती, पहले से। आप इतिहास उठा के देख लो, मैंने विक्रमादित्य के बारे में पढ़ाया था तब भी बताया था। अब भटियाणी रानी धीरबाई चाहती थी कि महाराणा प्रताप की जगह उनका बेटा जगमाल राजा बने, तो भटियाणी रानी धीरबाई के प्रभाव में, और सुंदर बहुत थी, तो भटियाणी रानी धीरबाई के प्रभाव में आकर उदय सिंह ने जयवंता बाई व महाराणा प्रताप को, जयवंता बाई व महाराणा प्रताप को उदयपुर से निष्कासित किया। तो यह उदयपुर में रहने की जरूरत नहीं है, आप निष्कासित किया, इनको यहां से निष्कासित किया। उदय सिंह, उनको लग रहा था कि प्रताप रहेंगे तो प्रताप राजा बन जाएंगे, और किसको राजा घोषित कर दिया, तो जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित किया। जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित किया, जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित किया। लेकिन जनता ने कहा हमारा राजा कैसा हो, हमारा राजा प्रताप जैसा हो। तो आपने देखा क्या गुरुजी कितनी सुंदर थी, अरे कतई जहर होगी, बहुत सुंदर रही होगी, तभी तो इतना ज्यादा। तो जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था और इनको उदयपुर से निष्कासित कर दिया था। उसके बाद बेटा मेवाड़ की जनता ने कहा नहीं, हमारा उत्तराधिकारी राजा तो महाराणा प्रताप ही होगा, हम तो महाराणा प्रताप को ही अपना राजा स्वीकार करते हैं। फिर बाद में अपने इनकी 28 फरवरी 1572 को मृत्यु, 28 फरवरी 1572 को मृत्यु, अपने उदय सिंह जी की 28 फरवरी 1572 को मृत्यु हुई। और मृत्यु के बाद इनका गोगुंदा में अंतिम संस्कार किया गया था। और गोगुंदा में जब इनका अंतिम संस्कार किया गया था तो वहीं पर जो है महाराणा प्रताप को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया कि महाराणा प्रताप ही उत्तराधिकारी होंगे, जगमाल उत्तराधिकारी नहीं होगा। चुंडावत जो वंश था इनका शाखा थी, चुंडावत ही राज्याभिषेक करते थे, तो उन्होंने कहा नहीं, जगमाल को हम राजा स्वीकार नहीं करते हैं, हमारे राजा कौन होगा, तो हमारा राजा महाराणा प्रताप होगा। उसके बाद पढ़ेंगे अपन वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के बारे में। तो अभी तो मैं महाराणा प्रताप के बारे में छोटा मोटा परिचय कराऊंगा तो कोई मतलब है नहीं, आपकी अगली क्लास होने वाली है, तो आप अगली क्लास की तैयारी करें और फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी विद्यार्थी इसी प्रकार पढ़ते रहे, मस्त रहे। और गुरुजी इतनी भी सुंदर नहीं थी, हाँ शिवशांत, आपको पता है इतनी भी सुंदर नहीं थी, आपने देखा क्या? मैंने देखा, हम महाराणा प्रताप के टाइम के ना, आप तो आजकल के छोरे छाप रहे हो, आप तो आजकल पढ़ते हो, आपको थोड़ी ना पता है ये सारी बातें। तो कल अपन शुरू करेंगे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के बारे में। तो सभी प्यारे विद्यार्थी महाराणा प्रताप के बारे में पूर्ण रूप से तैयार रहे पढ़ने के लिए कल वाले सेशन में। और मिलते हैं अपन सभी एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। तब तक के लिए बने रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। आज अपना वाद्य यंत्र वाला टॉपिक पूर्ण रूप से समाप्त करने वाले हैं। आज वाद्य यंत्र पूरे हो जाएंगे, फिर अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में वाद्य यंत्रों के बाद लोक गीतों के बारे में। एक और बात प्यारे बच्चों, जो भी विद्यार्थी हैं, एक बात मेरी इतनी सी है कि जिन जिन विद्यार्थियों ने क्लास देख ली है, आप सभी जो उन्होंने कर दिया है वो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार आप सभी प्ले स्टोर पे जाना और प्ले स्टोर पे जाकर के अपना सिकवाल ऑनलाइन हब सर्च करना, और सिकवाल ऑनलाइन हब सर्च करने के बाद वहां पर मेरे कहने पर 5 स्टार रेटिंग देकर के आपको कुछ भी लिखना पड़े, आपको जो कुछ भी लिखना हो आपको लिखना ही पड़ेगा ना। 5 स्टार रेटिंग देकर के कुछ ना कुछ आप जरूर लिख देना। आपको जिसके बारे में, जिस टीचर के बारे में कुछ लिखना हो, चाहे जिनके
के बारे में कुछ लिखना हो, जिन्होंने लिख दिया बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखा तो आपको एक बार वो 5 स्टार रेटिंग दे करके कुछ ना कुछ उसमें लिख ही देना। सर देते कैसे हैं? प्ले स्टोर पे जाना, प्ले स्टोर पे क्लिक करना, और क्लिक करने के बाद उसमें आएगा ऊपर ऐसे 5 स्टार बने हुए मिलेंगे, आपको सीधे ही 5 के ऊपर क्लिक करना है, 5 स्टार हो जाएंगे। उसके बाद नीचे एक बॉक्स आएगा, उस बॉक्स में आपको जिस टीचर के बारे में कुछ भी लिखना है लिख देना। फिर यहां पे लिखा हुआ आएगा पोस्ट, क्लिक कर देना खच, और वो पोस्ट हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।